फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ आईआईटी जेई मेंस के लिए और नीट के लिए मॉड्यूल वीडियो। और आज का जो टॉपिक है टेम्परेचर से रिलेटेड जो ओम का नियम का जो ग्राफ होता है उस पर हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। प्रीवियस टाइम में जो टॉपिक जो है काफ़ी बार रिपीट हुआ है और इसमें ग्राफ कैसे पहचानना आपको आज समझ में आएगा। और इस पर्टिकुलर एक टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको ग्राफ को एनालिसिस करना आपको आ जाएगा। तो अगर आप इस चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और साथ ही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने कहीं पे भी जो फेसबुक पेजेस वगैरह होते हैं वहाँ ज़रूर शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है ओम के नियम के ग्राफ में कैसे पहचानेंगे कि कहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा और कहाँ टेम्परेचर कम होगा। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, अगर हम बात करें कैपिटल R इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आई। मैं आपको ग्राफ खींचना भी सिखा दे रहा हूँ, ग्राफ का नेचर भी आपको समझ में आ जाएगा और फिर ग्राफ के बाद हमको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर भी पावर 1 है। पावर यहाँ पर भी वोल्टेज का पावर 1 है और इलेक्ट्रिक करंट का पावर 1 भी है। और जो परिणामी जो रिजल्ट है जो हमारे पास में वो प्रतिरोध है या रेजिस्टेंस है। तो आपको याद रखना है, जो क्वांटिटी नीचे में है उसको हम एक्स अक्ष पर रखेंगे और जो क्वांटिटी ऊपर में है उसको हम वाई अक्ष पर रखेंगे। जो क्वांटिटी नीचे में उसको हम एक्स अक्ष में, जो क्वांटिटी ऊपर में है वो वाई अक्ष में जाएगी। और हमेशा याद रखिए, जब कभी भी दो क्वांटिटी ऐसे ही मान लीजिए कि डिनोमिनेटर और इसमें अंश बटे हर में अगर होती है तो वो वैल्यू हमेशा याद रखिए, वो वैल्यू जो डिनोट होती है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से होती है। और ये जो रिजल्ट है कितना, टेन थीटा। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि R इज इक्वल टू या R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा। इससे एक चीज समझ में आती है कि जो ग्राफ का जो एंगल बनेगा वो फॉलो करेगा 10 को, या ट्रिग्नोमेट्री में 10 वाला जो रेशियो है उसको फॉलो करेगा। ठीक है, क्योंकि वो अंश बटे हर वाली सिचुएशन बन गई है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम डिफरेंट मटेरियल के लिए प्रतिरोध को वोल्टेज और धारा के रेशियो के रूप में एनालिसिस कर सकते हैं। और प्रतिरोध को अगर एनालिसिस कर सकते हैं तो फिर प्रतिरोध जिन जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा उन सब का एनालिसिस ईजी हो जाएगा। इसलिए पहले ग्राफ बनाना सीखिए। और पावर एक एक की है तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो लीनियर रिलेशनशिप होगा। इसीलिए जो लाइन बनेगी वो इस टाइप से बनेगी, इस टाइप से लाइन बनेगी। मैंने मटेरियल M1 ले लिया, मटेरियल M2 ले लिया और मटेरियल M3 ले लिया। ठीक है, ये ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। डिफरेंट मटेरियल के लिए ग्राफ इस टाइप से M1 M2 M3 3 मटेरियल्स हो गए। और ये जो एंगल जो क्रिएट हो रहा है θ1 θ2 और ये आपका θ3। तो याद रखिए, ट्रिग्नोमेट्री में 10 एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जिसमें एंगल जैसे जैसे इंक्रीज होता है उसकी वैल्यूज वैसे वैसे इंक्रीज होती है। इसका मतलब क्या हुआ, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, लेकिन कहां तक के, 90 डिग्री तक के। ओके, थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90। जब ऐसे कंडीशनल जो क्वेश्चंस आते हैं तब स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि ये पूछना क्या चाह रहा है। तो थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90 का मतलब ये है, ये जो रिलेशनशिप है जिसमें R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा है या R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, ये जो रिलेशनशिप है ये 90 डिग्री तक के लिए वैलिड है या 90 डिग्री के पहले तक के लिए वैलिड है। अगर हम 90 डिग्री से ज़्यादा चले जाएंगे तो उसके लिए ये वैलिड नहीं है। तो ऐसी कंडीशन जब आ जाती है तो हम उसको रीड नहीं करते और छोटा सा पॉइंट मिस किया तो IIT जेईई और नीट में आपका काम तमाम। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद ये जो ग्राफ बन गया, ग्राफ में रिलेशनशिप पता चल गई, ग्राफ का जो कैलकुलेशन है वो समझ में आ गया। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, मटेरियल का एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो या इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। आपने क्या काम किया, आपने एक पर्टिकुलर करंट ले लिए, एक ही करंट के लिए एक करंट यहाँ पर ले लिए, उसके लिए तीन मटेरियल का एनालिसिस कर रहे हैं। हमारे पास में I करंट के लिए वोल्टेज V1 है, V2 है और V3 है। करंट I है लेकिन वोल्टेज V1 है, करंट I है लेकिन वोल्टेज V2 है, करंट I है लेकिन वोल्टेज आपका V3 है। और डायग्राम में, ग्राफ में देखिए, V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1। इसका मतलब क्या हुआ, सेम करंट के लिए आपको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, सेम करंट के लिए जिसको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। अब अगर मान लीजिए किसी भी सर्किट का या किसी भी चालक का अगर मान लीजिए सेम करंट के लिए वोल्टेज की डिमांड अगर ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वोल्टेज को ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो ये मान के चलेंगे कि उस पर्टिकुलर चालक का या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो याद रखिए, T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका T3, ये आपका T2 और ये आपका T1।
तो जिसका रजिस्टेंस ज़्यादा उसका टेम्परेचर ज़्यादा। ग्राफ में T3 ऊपर आएगा, T2 बीच में आएगा और T1 कैसा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो T3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिसके लिए वोल्टेज कंजप्शन ज़्यादा होगा उसके लिए रजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जिसका रजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको मुझसे फिजिक्स पढ़ने में थोड़ा बहुत भी अगर मजा आ रहा है तो इस पर्टिकुलर वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करिए। और ऐसे ही मॉड्यूल वीडियोज़ अब पर्टिकुलर इस यूट्यूब चैनल पर एनालिटिकली वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, डेली मिलते रहेंगे। तो इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बस रिक्वेस्ट यही करते हैं कि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे मैं आप लोगों के लिए उतना ही क्वालिटेटिव मटेरियल यहाँ पर अपलोड करता चला जाऊँगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।